हेलो दोस्तों। पढ़ते हैं अब आप अपना 5वां चैप्टर औरतों ने बदली दुनिया। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे ना। देखिए, है ना, औरतों ने बदली दुनिया। कितना अच्छा फोटो ये लगाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। हमको यह तालिका देखना हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको छोड़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के लिए चित्र बनाए हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। एक रूढ़ियों को तोड़ना है ना, तोड़ा है। एक जानकारी दी गई है कि रूढ़ियों को तोड़ा है किसने, तो रेल का इंजन आदमी चलाते हैं पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने इस धारा का रुख बदल दिया ना। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। तो हम बस इतना जानते हैं कि इनकी जो है ना शिक्षा स्कूली शिक्षा हुई। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया था। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। अब ये एलपीपी लोको पायलट बन गई हैं। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं कि परिवर्तन के लिए सीखना। ठीक है, पढ़ते हैं, इसको जानते हैं अच्छे से। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के सोचने लगे हैं कि वह सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना
पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते हैं जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, है ना। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए, कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में, लगभग 200 वर्ष पूर्व, शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम रास सुंदरी देवी 1800 से 1890 का, है ना, उनका जीवन काल था, उनका अनुभव पढ़ें, जो 200 पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनसे पहले यह जानते हैं, ये जो जानकारी दी गई है हमको रामाबाई की, है ना, इनको पढ़ते हैं। रामाबाई, जो कि 1858 से लेकर 1922 तक था, अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी ना। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की इन्हें शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, है ना, लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। हम पढ़ रहे थे रास सुंदरी देवी की, उनकी जो आत्मकथा है बांग्ला भाषा में लिखी गई है 60 वर्ष की अवस्था में। उनकी पुस्तक क्या नाम है? अमार जीवन, है ना। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? अमार जीवन। किसकी है? तो रास सुंदरी देवी की। किस वर्ष की आयु में? तो 60 वर्ष की आयु में। एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। कौन? तो रास सुंदरी देवी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यह लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा, यानी कि लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। कौन बोल रही है? रास सुंदरी देवी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्रियां बहुत नहीं हैं, न स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत, यानी कि एक संत का जीवन है, पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है।
जब मैं उसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिश से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। रास सुंदरी देवी जी के बारे में तो पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडीलैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन यानी कि 1880 में जन्म हुआ, 1932 तक उनका जीवन काल चला। एक धनी परिवार में पैदा हुई थी ना, जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। कौन? रुकैया सखावत हुसैन। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। ना, सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा? तो रुकैया सखावत हुसैन ने। कब? 1905 ईस्वी में। ये जो मेन पॉइंट है ना, सारे के सारे मेन पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी लिख के नाम है, लेडीज़ के नाम से। चलिए पढ़ते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, सभी लेडीज़ का नाम एक में दे दिया जाएगा कि पूछ दिया जाएगा शिक्षा से कौन जुड़ी थी, तो ऑप्शन में दे देगा रुकैया सखावत हुसैन, लेडी है ना, लेडी लैंड, राज सुंदरी देवी, इस सब का नाम दे देगा। या और डी नंबर का ऑप्शन होगा, जानबे करते हैं बीपीएससी का, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो वो हमें मारना पड़ेगा अपने सोच की, इसलिए ये सब कहानी ज़रूरी है। पुस्तक का नाम दे देगा कि अमार जुबेन है ना, जीवन किसकी रचना है, तो राजसुंदरी देवी की। और 1905 में जो इनकी रचना थी, कौन सा था कि सुल्ताना का स्वप्न, किसकी रचना है? रुकैया सखावत हुसैन की। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मिलान करें, क्या मिलान सही है? तो ये ज़रूरी है हमें पढ़ने के लिए। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता दी जाती थी। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि लेडी लैंड क्या था, तो इनके कहानी के अनुसार था क्या, लेडी लैंड एक ऐसी जगह थी जहां पर महिलाओं को स्वतंत्रता दी जाती थी काम करने की, है ना, पढ़ने की, आविष्कार करने की स्वतंत्रता दी जाती थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती थी और हवाई कारें चलाती थी। लेडी लैंड में पुरुषों के आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग अलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती है। तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल एक स्वप्न देख रही थी।
जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब स्त्री है ना लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। देखते ना, महिलाओं के उत्थान के लिए रुकैया सखावत हुसैन हो गया, राजसुंदरी देवी हो गई, मतलब अन्य अन्य महिलाएं आ रही हैं। तो ये हमें एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हमारे एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बात दी गई है यहाँ पर कि राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। चलिए अब पढ़ते हैं वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों ना, यानी कि 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के जो हैं, उनका 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो गई ना। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियां इसमें शामिल हैं। स्कूल का स्तर प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक। लड़के लड़कियां, सब लड़कियां, योग, लड़के लड़कियां, ये सब इतना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष ही रह पाती है, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है और ना ही शिक्षा।
यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में पता करें, है ना। तो एक अभियान चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब शुरू की गई थी? तो 2014 में। अब पढ़ते हैं महिला आंदोलन के बारे में। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी है जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्सा हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। पढ़ते हैं अभियान के बारे में। क्या है? भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके, ना। यहाँ पे जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। दूसरा है विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकार तरीके हैं। देख रहे हैं ना, आंदोलन कर रही है महिलाएं, विरोध कर रही हैं अपने हक के लिए। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है। हर साल
14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही है ना, हर साल 14 अगस्त को वाघा बॉर्डर पर। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। तो आइए इनके कुछ शब्द संकलन पढ़ लेते हैं। रूढ़िवादी धारणा, जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों और लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि ना होकर उनका लड़का लड़की होना था। रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी वैयक्तिक विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। भेदभाव, भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। यह तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। ये उल्लंघन क्या है? तो जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है या खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना क्या है? इसका आशय क्या है? औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। तो इस प्रकार यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।